सभी बच्चों को प्यार भरा नमस्कार। क्लास की हम शुरुआत करेंगे। हमने क्या स्टार्ट कर दिया था, सेल बायोलॉजी हमने स्टार्ट कर दिया और मैंने बताया था कि जो सेल होती है वो बायोलॉजी की बैकबोन कहलाती है। ठीक है भाई, हमारा जो शरीर है वो किससे मिलकर के बना हुआ होता है, कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ होता है। ठीक है, तो सेल बायोलॉजी की क्या होती है, बैकबोन होती है, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, पीछे के पेपर्स आप उठा करके देख लेना, भर भर के क्वेश्चन आते हैं सेल बायोलॉजी से। ठीक है, एक पार्ट हमारा हो चुका है, ये हमारा सेकंड पार्ट रहेगा। तो देखो इधर एक सेल का ओवरव्यू यहाँ पर लेते हैं हम। एक अनियन पील ले लिया जो कि क्या है, प्लांट सेल है, पादप कोशिका है। और एक ह्यूमन चिक सेल ले लिया, यानी गाल की कोशिका ले ली। और ये क्या है, एनिमल सेल है, जंतु कोशिका है। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे, प्लांट सेल के बारे में पढ़ेंगे, पादप कोशिका के बारे में पढ़ेंगे। पादप कोशिका में सबसे बाहर की कोशिका भित्ति पाई जाती है। भाई पादप कोशिका में ये क्या है, ये एक सेल है और सेल के बाहर की तरफ क्या पाई जाती है, सेल वॉल पाई जाती है। ध्यान रखना, कोशिका भित्ति पादप कोशिका में पाई जाती है, ना कि जंतु कोशिका में। जंतु कोशिका में सेल वॉल क्या रहेगी, एब्सेंट रहेगी। तो इस बात का ख्याल रखना है आपको। सेल वॉल के ठीक नीचे क्या पाई जाती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर एनिमल सेल के बारे में देखो। एनिमल सेल में मैंने ये बात तो आपको बता दी कि यहाँ पर कोशिका भित्ति क्या रहेगी, एब्सेंट रहेगी, अनुपस्थित रहेगी। एनिमल सेल में केवल और केवल प्लाज्मा झिल्ली पाई जाती है और इसी को जीवधर्मी झिल्ली भी कहा जाता है। ठीक है, सेल के भीतर पाए जाने वाले तरल को क्या कहा जाता है, मैट्रिक्स। और इसी मैट्रिक्स को क्या कहा जाता है, साइटोप्लाज्म कहा जाता है, यानी कोशिका द्रव्य कहा जाता है। ठीक है, अब देखो सभी कोशिका गतिविधियां कोशिका द्रव्य में ही क्या होती हैं, संपन्न होती हैं। भाई सेल के भीतर लिक्विड सा पाया जाता है जो कि मैट्रिक्स कहलाता है। इसी मैट्रिक्स को कोशिका द्रव्य कहा जाता है। इसी कोशिका द्रव्य में कोशिका के अंतर्गत जो भी गतिविधियां होती हैं वो सारी की सारी किसमें संपन्न होती है, साइटोप्लाज्म में संपन्न होती है। ठीक है, इधर देखो, मान लो ये क्या है, एक कोशिका है। ठीक है, कोशिका के बीच में आपको न्यूक्लियस नज़र आ रहा है, केंद्रक नज़र आ रहा है। तो ये जो खाली सी जगह है यहाँ पर मैट्रिक्स भरा हुआ होता है और इसी को क्या कहा जाता है, साइटोप्लाज्म कहा जाता है। और इसी साइटोप्लाज्म में कोशिका की सभी गतिविधियाँ क्या होती हैं, संपन्न होती हैं। तो समझ आ गई होगी बात। अब इधर देखो, सेल के भीतर क्या पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। सबको पता है कि सेल के अंदर क्या पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक में क्रोमोजोम्स होते हैं और क्रोमोजोम्स पे क्या होता है, डीएनए होता है। ठीक है, ध्यान रखना भाई, सेल के भीतर क्या पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक में क्या होता है, क्रोमोजोम्स यानी गुणसूत्र होते हैं। गुणसूत्र में क्या होता है, डीएनए होता है। भाई कोशिका के अंतर्गत केंद्रक होता है और केंद्रक में क्रोमोजोम्स होते हैं और क्रोमोजोम्स में क्या होता है, डीएनए होता है। तो ये लाइन आपको ध्यान रखनी है। वैसे ही पता तो होगी आपको, भाई फर्स्ट ग्रेड का जो बच्चा तैयारी कर रहा है, इन छोटी छोटी बातों का उनको ख्याल रखना है, याद ही रखना है। अगर ये भी नहीं याद है तो फिर हो गया बेड़ा पार। अब देखो इधर, जिन कोशिकाओं के केंद्रक के चारों ओर सुस्पष्ट केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है उनको क्या कहा जाता है, प्रोकैरियोटिक सेल कहा जाता है। और जिनमें पाई जाती है उनको क्या कहा जाता है, यूकैरियोटिक सेल कहा जाता है। फिर से सुनो भाई, कोशिकाओं के केंद्रक के चारों ओर, मान लो ये केंद्रक है और केंद्रक के चारों ओर अगर केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती तब तो वो प्रोकैरियोटिक सेल होगी। अगर पाई जाती है तब वो क्या हो जाएगी, यूकैरियोटिक सेल हो जाएगी। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड यानी झिल्ली युक्त सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। यानी वो अंगक जिनके ऊपर झिल्ली नहीं पाई जाती है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाए जाएंगे। अगर पाई जाती है तो वो किस में पाए जाएंगे, यूकैरियोटिक कोशिका में पाए जाएंगे। ठीक है, जैसे गोल्जी बॉडी हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, ये सारे के सारे प्रोकैरियोटिक सेल्स में थोड़ी ना पाए जाएंगे, नहीं पाए जाएंगे, क्योंकि ये कैसे अंगक हैं, झिल्ली युक्त ऑर्गन्स हैं, ऑर्गेनेल्स हैं। ठीक है, तो ये प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाए जाते। अगर मैं ये पूछूं कि राइबोसोम पाया जाएगा कि नहीं पाया जाएगा तो आप कहोगे पाया जाएगा, क्योंकि वो झिल्ली
झिल्ली रहित अंगक होता है। समझ में आ रहा है ना? तो राइबोसोम है जो कि प्रोकैरियोट में भी पाया जाएगा और यूकैरियोट में भी पाया जाएगा। ठीक है, बाद में हम डिटेल से और भी पढ़ेंगे कि कौन सा 70S होता है, कौन सा 80S होता है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे डिटेल से पढ़ते हुए चलेंगे। अभी आपको बस इतना ही याद रखना है कि जो झिल्ली युक्त सेल ऑर्गेनेल्स होंगे वो प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होंगे, अब्सेंट होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड यानी झिल्ली युक्त सेल ऑर्गेनेल्स क्या होंगे, उपस्थित होंगे। यहाँ पर क्या होंगे, उपस्थित होंगे। ये सारे के सारे झिल्ली युक्त अंगक हैं, जैसे गोल्जी बॉडी हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। तो ये यहाँ पर क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। ये देखो अब्सेंट लिख दिया, यहाँ पर आपको क्या करना है, प्रेजेंट करना है, क्योंकि झिल्ली युक्त अंगक हैं तो ये तो यहाँ पर तो पाए ही जाएंगे। अब्सेंट कहाँ रहेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल में अब्सेंट रहेंगे। क्यों रहेंगे, क्योंकि झिल्ली युक्त अंगक है और झिल्ली युक्त अंगक प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाए जाते। जिन कोशिकाओं के केंद्र के चारों ओर सुस्पष्ट केंद्रक झिल्ली पाई जाती है उन्हें यूकैरियोटिक सेल कहा जाता है। फिर से सुनो, जिन कोशिकाओं के केंद्रक के चारों ओर स्पष्ट केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती उनको क्या कहा जाता है, प्रोकैरियोट। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल कहा जाता है और जिनमें पाई जाती है उनको क्या कहा जाता है, यूकैरियोटिक सेल कहा जाता है। अब प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों टाइप्स की सेल्स में राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है। क्यों प्रेजेंट होता है भाई राइबोसोम, ये क्वेश्चन पूछा गया है। राइबोसोम दे देगा आपको और माइटोकॉन्ड्रिया दे देगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दे देगा, ठीक है, गोल्जी बॉडी दे देगा और पूछेगा झिल्ली रहित अंगक है तो आपको टिक करना है राइबोसोम। राइबोसोम एक ऐसा है जिसके ऊपर झिल्ली नहीं पाई जाती, जो कि प्रोकैरियोट में भी पाया जाता है और किस में पाया जाता है, यूकैरियोट में भी पाया जाता है। ठीक है, अब देखो कारण, राइबोसोम झिल्ली रहित कोशिकांग है, इस पर झिल्ली क्या होती है, अब्सेंट होती है। ठीक है, तो दोनों में पाया जाता है, किसमें, प्रोकैरियोट में भी पाया जाता है और यूकैरियोट में भी पाया जाता है। एनिमल सेल यानी जंतु कोशिका में तारक केंद्र यानी सेंट्रियोल क्या होगा, अरे प्रेजेंट होगा ना सेंट्रियोल। और प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है कि सेंट्रियोल ना। प्रोकैरियोटिक सेल में स्टोन प्रोटीन क्या होगी, अब्सेंट होगी। ठीक है, और यूकैरियोटिक सेल में स्टोन प्रोटीन क्या होगी, प्रेजेंट होगी। तो मैं ये कह दूं कि प्रोकैरियोटिक सेल में जो डीएनए होता है वो नेक्ड होता है ना। डीएनए क्या होता है, नेक्ड होता है, क्योंकि वहाँ पर क्या होती है, स्टोन प्रोटीन डीएनए के साथ अटैच नहीं रहती। किसकी बात चल रही है, प्रोकैरियोटिक सेल की चल रही है। और यूकैरियोटिक सेल में स्टोन प्रोटीन अटैच रहती है ना। तो यहाँ पर जो स्टोन प्रोटीन है वो प्रेजेंट रहेगी डीएनए के साथ में, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है, स्टोन प्रोटीन अब्सेंट होती है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, डीएनए के साथ में कौन सी प्रोटीन अटैच रहती है, स्टोन प्रोटीन अटैच रहती है। इस तरीके से आरपीएससी में ही पूछा गया है शायद, और ये मैंने कम्युनिटी पोस्ट पर डाल भी रखा है शायद ये क्वेश्चन। एग्जिट तो मुझे अभी याद नहीं है, चेकआउट करते रहना आप। अब देखो, अब हम सेल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सेल की जो आमाप है उसको पढ़ेंगे, उसकी आकृति को पढ़ेंगे, कोशिका की संख्या पढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे, कोशिका के प्रकार पढ़ेंगे। एक एक करके सब पढ़ेंगे भाई, डीप से पढ़ना है आपको, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं अपन। और अगर रीड के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते ना तब सीधा ही पढ़ लेते, कोशिका किसे कहते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का डिफरेंस देख लेते और जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं उनके बारे में पढ़ लेते, बस इतना ही है। अब देखो, सेल साइज यानी सेल आमाप, ये देखेंगे हम। ठीक है, तो एक नॉर्मल सेल की जो आकृति होती है ना वो होती है 0.2 माइक्रोमीटर से लेकर के 20 माइक्रोमीटर तक। ठीक है भाई, ये नॉर्मल सेल की इतनी ही होती है, बाकी अपवाद तो बहुत सारे देखने को मिलेंगे आपको। अपवाद तो भरी पड़ी है जूलॉजी अपवादों से तो, लेकिन नॉर्मल अगर सेल साइज की बात करें तो बस यही होती है, 0.2 माइक्रोमीटर से लेकर के 20 माइक्रोमीटर तक होती है। ठीक है, अब देखो सबसे छोटी कोशिका, भाई सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, सबको पता है माइकोप्लाज्मा होता है, 1000 बार क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे छोटी जीवित कोशिका वो कौन सी रहेगी, माइकोप्लाज्मा रहेगी। लेकिन हम फर्स्ट ग्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं तो इनकी स्पीसीज भी देखेंगे। ठीक है, तो माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टम सबसे छोटी क्या है, कोशिका है। लेकिन बाद में पता चला कि
माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टम से भी छोटी और है, जिसको लेड लवई कहा जाता है, यानी माइकोप्लाज्मा लेड लवई माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टम से भी छोटी है। ये ध्यान रखना आप। पहले तो ये था कि माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टम सबसे छोटी, बाद में पता चला नहीं नहीं नहीं, इससे छोटी भी है और उसका नाम है माइकोप्लाज्मा लेड लवई। ठीक है, और इनकी जो है भाई गैलीसेप्टम की जो आकृति दे रखी है वो 0.1 माइक्रोमीटर, और एनसीईआरटी में इसको बता रखा है 0.3 माइक्रोमीटर। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना। ठीक है, और अब देखो ये जो माइकोप्लाज्मा है, ये क्या है? माइकोप्लाज्मा। तो आप सबको पता है कि जो माइकोप्लाज्मा है उसमें सेल वॉल क्या रहती है? अपसेंट रहती है, और इसको पादप जगत का जोकर कहा जाता है। भाई इसको पादप जगत का जोकर क्यों कहा जाता है? देखो ये माइकोप्लाज्मा क्या है? सबसे जीवित और सबसे छोटी कोशिका है, सबसे जीवित सबसे छोटी कोशिका है। ठीक है, और इसमें सेल वॉल क्या रहती है? अपसेंट रहती है, यानी कोशिका भित्ति अपसेंट रहती है। अब ये बताओ कि प्लांट में सेल वॉल तो प्रेजेंट होती है। अरे भाई प्लांट में तो सेल वॉल प्रेजेंट होती है। सेल वॉल किस में एब्सेंट रहती है? एनिमल्स में एब्सेंट रहती है कि नहीं रहता? लेकिन फिर भी जब इसका क्लासिफिकेशन, जब शुरुआत में क्लासिफिकेशन हुआ तो इसको प्लांट में रख दिया, तो इसी वजह से इसको पादप जगत का जोकर कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि पादप जगत का जोकर कहा जाता है, तो आपको करना है माइकोप्लाज्मा। जबकि माइकोप्लाज्मा पे सेल वॉल तो पाई ही नहीं जाती, फिर भी क्लासिफिकेशन करते वक्त इनको वहाँ पर रख दिया। अब तो ये सही जगह है अपनी, लेकिन पहले ऐसा था। अब देखो जो बैक्टीरियल सेल है उसकी साइज कितनी है? 3 से लेकर के 5 माइक्रोमीटर तक है, और ह्यूमन आरबीसी की बात की जाए तो 7 से 8 माइक्रोमीटर तक है। ठीक है, लार्जेस्ट सेल, सबसे बड़ी कोशिका, सबको पता है कि सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, ऑस्ट्रिच एग होता है। ठीक है, अब इसकी जो आकृति है वो कवच के साथ कितनी होती है? 6 इंच का होता है। मतलब कवच को मिलाकर के इसकी जो आकृति है वो 6 इंच की होती है, और 3 इंच विदाउट सेल, मतलब सेल को नहीं करें तब 3 इंच रहती है, और सेल के साथ में कितनी होती है? 6 इंच तक रहती है। और लार्जेस्ट सेल, सबसे लंबी कोशिका, ध्यान रखना ये सबसे बड़ी कोशिका है और ये सबसे लंबी कोशिका है। सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? मानव की तंत्रिका कोशिका है, जिसका आकार करीबन कितना है? 90 सेंटीमीटर से लेकर के 1 मीटर तक है। ठीक है, ध्यान रखना। शुरू कहाँ से किया था? देखो शुरू कहाँ से किया था भाई? शुरू तो हमने माइक्रोमीटर से किया था, माइक्रोन से किया था, और पहुंच कहाँ गए? 1 मीटर तक पहुंच गए। तो बस इतने सारे एग्जाम्पल बताने का उद्देश्य यही था। सेल की साइज माइक्रोन से लेकर के कहाँ तक जाती है? मीटर तक जा सकती है। ठीक है, अब आगे और कुछ एग्जाम्पल और देखो। रैमी के तंतु। अब ये रैमी के तंतु क्या होते हैं? एक बहुमेरिया निव्या एक प्लांट है जिसके तंतु को ही रेमी के तंतु कहा जाता है। इसकी जो साइज होती है वो 50 से 55 सेंटीमीटर तक होती है। अब आगे वाला एग्जाम्पल है अपना एसिटाबुलेरिया। ये जो एसिटाबुलेरिया है ये यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी है, और करीबन ये 10 सेंटीमीटर तक होती है। ठीक है भाई, साइज ही तो देख रहे हैं अपन, सेल की साइज देख रहे हैं, तो इसकी साइज करीबन 10 सेंटीमीटर तक होती है। ओके, अब देखो कोलरवा सेवाल, इसकी साइज अप टू 1 मीटर तक जाती है, अर्थात माइक्रोन से मीटर तक हो सकती है। तो मैंने बता दिया कि सेल साइज हम पढ़ रहे हैं। जो नॉर्मल सेल साइज होती है वो कितनी होती है? 0.2 माइक्रोमीटर से लेकर के 20 माइक्रोमीटर तक होती है। बाद में हम माइक्रोन से देखते देखते कहाँ पर पहुँच गए? मीटर तक पहुँच गए भैया। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल आपको ध्यान ही रखने हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, और सेल बायोलॉजी की हर लाइन क्या है? इम्पॉर्टेंट है। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि भैया ये छोड़ दो, नहीं पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, अब देखो सेल शेप यानी कोशिका आकृति। कोशिकाएं अनेक आकृति की हो सकती हैं, जैसे कि घनाकार हो सकती है, स्तंभाकार हो सकती हैं, डिस्क नुमा, या फिर इसी को तस्तरी के समान हो सकती हैं, या फिर कैसी हो सकती है? गोलाकार हो सकती है। भाई क्यूबॉइडल हो सकती हैं, कोलम्बर हो सकती हैं, डिस्क शेप हो सकती हैं, और कैसी हो सकती हैं? स्फेरिकल हो सकती हैं। तो कोशिका की आकृति इस तरीके की देखने को मिलती है। आगे देखो, ये जो सेल शेप आकृति है वो कुछ
जो कोशिकाएं होती हैं उनकी आकृति इरेगुलर भी होती है, जैसे कि WBC, इनको ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है और इसे वाइट ब्लड कार्पेसल सेल भी कहा जाता है। और अमीबा, इनकी जो आकृति होती है वो कैसी होती है, अनिश्चित आकार की होती है, मतलब कोई आकृति या शेप नहीं होता, अनिश्चित होता है, इरेगुलर होती है। अगला जो पॉइंट है वो सेल नंबर है, कोशिका की संख्या है। अब देखो, कोशिका की संख्या के आधार पर जीवों को 2 श्रेणियों में बांटा गया है। कितनी श्रेणियों में? 2 श्रेणियों में। 2 श्रेणी कौन कौन सी है? एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है यानी एक कोशिकीय जीव है, और दूसरी यहाँ पर मल्टीसेलुलर यानी बहुकोशिकीय जीव है। तो सबसे पहले यूनिसेलुलर के बारे में पढ़ेंगे। जो एक कोशिकीय जीव है यानी इनका जो शरीर है वो किससे मिलकर के बना होता है? एक कोशिका से मिलकर के बना हुआ होता है। यही एक कोशिका वो सारे काम करती है, ठीक है। इनके शरीर में होने वाली जितनी भी प्रोसेस है उनका सारा काम एक ही कोशिका करती है। और एग्जाम्पल देखो, यीस्ट और डायटम्स, और अमीबा भी लिखने ला। अमीबा भी क्या होता है? एक कोशिकीय ही होता है। तो ये एग्जाम्पल आपको ध्यान रखने, यीस्ट हो गया, डायटम्स हो गया, अमीबा हो गया, ये सारी की सारी क्या है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यानी इनका शरीर एक ही कोशिका से मिलकर के क्या होता है? बना हुआ होता है। अब यहाँ पर देखो, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी बहुकोशिकीय, ठीक है। कैसे हो गए? बहुकोशिकीय हो गए। बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर इनकी शरीर को क्या करती है? निर्माण करती हैं। भाई इनमें क्या होता है? बहु का मतलब बहुत सारी, एक से अधिक कोशिकाएं मिलकर के इनके शरीर का क्या करती है? निर्माण करती हैं। वह जीव जिनका शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ होता है वह बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं, यानी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं, ठीक है। अब देखो, इसमें स्पष्ट श्रम विभाजन पाया जाता है। इससे क्या समझ में आ गया भाई? क्या समझ में आया भाई? एक शरीर में क्या होता है? बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर के इनके शरीर का क्या करती है? निर्माण करती हैं। अब बहुत सारी कोशिकाएं हैं तो वो अलग अलग काम करेंगी। मतलब एक कोशिका का काम होगा भाई तू श्वसन का काम कर, दूसरी का काम है उसका एक्सक्रीशन यानी उत्सर्जन का काम कर, तीसरी का काम है भाई डाइजेशन का काम कर। तो हर सेल अलग अलग काम को करेंगी। और वही अगर मैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करूं तो उसमें तो एक ही कोशिका होती है, तो वही सारे काम करेगी। समझ में आ रहा है ना भाई? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में वो बहुत सारी सेल्स मिलकर के जो काम करती हैं वही काम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक सेल करती है। समझ में आ गया होगा। अब देखो, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के कुछ उदाहरण देखो। सभी उच्च पादप व जंतु, ध्यान रखना भैया। और मनुष्य, ह्यूमन बीइंग भी ऐसा ही है भाई, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ही आता है ह्यूमन बीइंग भी, ठीक है। उदाहरण देखो, उदाहरण एल्गी। एल्गी में भी ये कुछ कॉलोनल एल्गी हैं जो कि इसी का उदाहरण है। एल्गी में जैसे कि पेंड्रोइना, यूडोरिना, ये कॉलोनल एल्गी हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है, इसमें जैसे सेल होती हैं 8 से 16, 32, ये सेल यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं। 16, 32, 64 सेल इसमें प्रेजेंट होती हैं। ह्यूमन बीइंग की बात करें, जैसे एक मनुष्य है तो मनुष्य में आप सबको पता है कि 60,000 अरब कोशिकाएं होती हैं। भाई मनुष्य में बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, करीबन 60,000 अरब कोशिकाएं। तो ये सारे के सारे उदाहरण मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के हैं। अब देखो, एक ह्यूमन बीइंग करीबन मान लो कि वो 80 किलो का है और उसमें 60,000 अरब कोशिकाएं पाई जाती हैं। भाई अरब यानी बिलियन में पाई जाती हैं हमारे शरीर में कोशिकाएं। अब देखो, अगला जो हमारा पॉइंट था वो सेल टाइप का था, कोशिका प्रकार का था। कोशिका कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं, प्रोकैरियोटिक सेल और मीजोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। आप सबको पता है, इन दो के बारे में तो सभी जानते हैं भाई। 2 के बारे में तो सभी बच्चे जानते हैं ना, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल सब जानते हैं। लेकिन ये जो मीजोकैरियोटिक सेल है इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। ये इन दोनों की क्या होती है? कंबाइंड होती है, यानी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों के कैरेक्टर आपको मीजोकैरियोटिक सेल में देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले जो सेल पढ़ेंगे वो कैसी रहेगी? अपनी प्रोकैरियोटिक सेल रहेगी। अब देखो इधर, देखो प्रो का मतलब ही क्या होता है? प्रीमिटिव। प्रीमिटिव आदिम बोल सकते हैं, प्राचीन बोल सकते हैं। और कैरियोट का मतलब होता है केंद्रक, ठीक है। यानी यहाँ पर जो केंद्रक पाया जाएगा वो कैसा होगा? इंसिपिएंट केंद्रक होगा, प्राचीन केंद्रक होगा, ठीक है। अब देखो, ऐसी कोशिका जिसमें केंद्रक स्पष्ट नहीं होता है। केंद्रक क्या होता है? स्पष्ट नहीं होता, अर्थात
ऐसी कोशिका जिसमें केंद्रक के चारों ओर केंद्रक झिल्ली उपस्थित ना हो, ऐसे केंद्रक को क्या कहा जाता है? न्यूक्लियोइड और जीनोफोर कहा जाता है। समझ में आ गया भाई? प्रोकैरियोट में देखो, प्रो का मतलब क्या होता है? प्रीमिटिव होता है, कैरियोट का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। ठीक है, नाम से ही क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर जो केंद्रक होगा वो कैसा होगा? स्पष्ट नहीं होगा। ठीक है, या फिर यूँ कह सकते हैं कि केंद्र के चारों ओर केंद्रक झिल्ली क्या होती है? अनुपस्थित होती है। और ऐसे केंद्रक को क्या कहा जाता है? न्यूक्लियोइड कहा जाता है, या फिर इसी केंद्रक को क्या कहा जाता है? जीनोपोर कहा जाता है। और इसी केंद्रक का दूसरा नाम है इंसिपिएंट न्यूक्लियस भी कहा जाता है। फिर से सुनो भाई, प्रोकैरियोटिक सेल में जो केंद्रक होता है वो स्पष्ट नहीं होता, या फिर केंद्रक के चारों, ये केंद्रक है और इस केंद्रक के चारों ओर ये क्या होती है? अरे ये क्या होती है? केंद्रक के चारों ओर क्या होती है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी केंद्रिका झिल्ली नहीं पाई जाती। अब नहीं पाई जाती तो ऐसे केंद्रक को क्या कहा जाता है? न्यूक्लियोइड, या फिर इसी को जीनोफोर कहा जाता है, या फिर इसी को इंसिपिएंट न्यूक्लियस भी कहा जाता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, यहाँ पर जो डीएनए होगा वो कैसा होगा? नेक्ड होगा। नेक्ड का मतलब क्या होता है? मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था। डीएनए नेक्ड का मतलब ये होता है कि उसके साथ में स्ट्रॉन्ग प्रोटीन अटैच नहीं रहती। क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अर्थात इससे जुड़ा हुआ स्ट्रॉन्ग प्रोटीन यहाँ पर नहीं होता है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक कोशिका के केंद्र को इंसिपिएंट न्यूक्लियस भी कहा जाता है। भाई, प्रोकैरियोटिक कोशिका का जो केंद्रक होता है वो स्पष्ट नहीं होता और केंद्र के चारों ओर केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती। इस तरीके के केंद्रक को क्या कहा जाता है? न्यूक्लियोइड कहा जाता है। इसी केंद्रक को जीनोफोर भी कहा जाता है और इसी केंद्रक को इंसिपिएंट केंद्रक भी कहा जाता है। डीएनए यहाँ पर होगा वो कैसा होगा? नेक्ड होगा। इसका मतलब डीएनए के साथ में स्टोन प्रोटीन क्या होगी? अटैच नहीं होगी। तो प्रोकैरियोटिक सेल तो क्लियर हो गया होगा। इसके एग्जाम्पल यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। देखो, एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बैक्टीरिया यानी जीवाणु, ब्लू ग्रीन एल्गी यानी नील हरित शैवाल, और माइकोप्लाज्मा। ध्यान रखना, माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका है। ठीक है, अब पढ़ेंगे यूकैरियोटिक सेल के बारे में। यू का मतलब क्या होता है? ट्रू यानी वास्तविक, और कैरियोट्स का मतलब न्यूक्लियस होता है। ऐसी कोशिका जिसमें केंद्रक को घेरे हुए सुस्पष्ट केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। यानी यहाँ पर केंद्रक भी कैसा होगा? सुस्पष्ट होगा, और केंद्रक के चारों ओर जो केंद्रक झिल्ली पाई जाती है वो भी क्या होगी? प्रेजेंट होगी। भाई ये केंद्रक है, यहाँ पर ये कैसा होगा? स्पष्ट और क्लियर होगा, और इसके ऊपर जो केंद्रक झिल्ली पाई जाती है वो यहाँ पर क्या होगी? प्रेजेंट होगी। तो ऐसी सेल कौन सी होगी? यूकैरियोटिक कोशिका होगी, यूकैरियोटिक सेल होगी। यहाँ पर जो डीएनए होगा वो स्टोन प्रोटीन के साथ में संलग्न होगा, यानी डीएनए के साथ में यहाँ पर स्टोन प्रोटीन क्या होगी? अटैच होगी। और ये सभी उच्च पादप और जंतु कोशिकाएं यूकैरियोटिक सेल्स हैं। ठीक है भाई, जितने भी जो उच्च पादप हैं, जंतु हैं, वो सारे के सारे कैसे हैं? यूकैरियोटिक सेल हैं। अब नीचे की तरफ देखो, ये आपको नज़र आ रही है, ये क्या है? ये स्टोन प्रोटीन है। क्या है? स्टोन प्रोटीन है। और इसके ऊपर जो ये इस तरीके से बाइंड होती हुई नज़र आ रही है, ये क्या है? डीएनए है। यानी यहाँ पर जो डीएनए होगा वो किसके साथ में अटैच रहता है? स्टोन प्रोटीन के साथ में अटैच रहता है। किसकी बात चल रही है? यूकैरियोटिक कोशिका की बात चल रही है। अगर मैं प्रोकैरियोटिक कोशिका की बात करूँ तो वहाँ पर डीएनए के साथ में क्या स्टोन प्रोटीन अटैच होती है? नहीं होती। वहाँ पर डीएनए कैसा होता है? नेक्ड होता है। तो ये दोनों बात आप क्या करेंगे? याद रखेंगे। अब हम पढ़ेंगे मीजोकैरियोटिक सेल। मीजो का मतलब क्या होता है? मध्यवर्ती। यानी प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों के कैरेक्टर आपको इस कोशिका में देखने को मिलेंगे। ठीक है, पढ़ो। इस कोशिका में प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों के लक्षण क्या होते हैं? पाए जाते हैं। भाई, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों के लक्षण यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखो, डायनोफाइसिक्लास। ठीक है, एग्जाम्पल क्या होंगे? डायनोफाइसिक्लास, और डायनोफाइसी में फ्लैजिलेट्स और डेस्मोकैप्शा। ठीक है, ये मीजोकैरियोटिक सेल है और इनमें दोनों के क्या पाए जाते हैं? लक्षण पाए जाते हैं। दोनों किसके? प्रोकैरियोट और यूकैरियोट की, इनकी बात चल रही है। ठीक है, आगे देखो,
जो मीजोकैरियोटिक सेल में कुछ लक्षण यूकैरियोट और कुछ लक्षण प्रोकैरियोट सेल्स के पाए जाते हैं। ये बात मैंने पहले ही बता दी। बीजो का मतलब होता है मिड यानी मध्य, तो किसके पाए जाएंगे? प्रोकैरियोट्स के भी पाए जाएंगे और किसके पाए जाएंगे? यूकैरियोट्स के भी पाए जाएंगे। ठीक है। मीजोकैरियोटिक सेल में केंद्रक के चारों सुस्पष्ट केंद्रक झिल्ली होती है। भाई ये क्या है? केंद्रक है और केंद्रक के ऊपर यहाँ पर क्या पाई जाती है? केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। अब आपको पता है कि केंद्रक के ऊपर केंद्रक झिल्ली पाई जाती है, ये गुण किसका है? अरे ये गुण किसका है? यूकैरियोटिक कोशिका का है। प्रोकैरियोट में थोड़ी ना होता है, केंद्रक के ऊपर केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती, केंद्रक भी सुस्पष्ट नहीं होता प्रोकैरियोट्स में। तो ये लक्षण किसका हो गया? यूकैरियोटिक लक्षण हो गया। ठीक है। लेकिन इन सेल में स्टोन प्रोटीन का क्या होता है? अभाव होता है। स्टोन प्रोटीन का अभाव होता है, इसका मतलब डीएनए नेक्ड होता है। और डीएनए नेक्ड किस में होता है? प्रोकैरियोट में होता है या फिर यूकैरियोट में? अरे किस में होता है? प्रोकैरियोट में होता है। ये एक प्रोकैरियोटिक लक्षण है। ठीक है। तो ध्यान रखना, दोनों के कैरेक्टर पाए जाते हैं, बता दिया, समझा भी दिया अच्छी तरीके से। अब देखो, अब हम प्रोकैरियोट सेल और यूकैरियोट सेल इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे। ठीक है। अब देखो, सेल साइज, जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें जो सेल साइज होती है वो कैसी होती है? छोटी होती है। करीबन उनका आकार कितना होता है? 0.1 माइक्रोन से लेकर के 5 माइक्रोन तक होता है। और वहीं अगर यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो बड़ी होती हैं, 5 माइक्रोन से लेकर के 20 माइक्रोन तक उनका आकार होता है। ठीक है। अब सेल वॉल की बात करें तो प्रोकैरियोट में सेल प्रेजेंट भी हो सकती है और अब्सेंट भी हो सकती है। ठीक है भाई। प्रेजेंट किस में होती है? बैक्टीरिया वगैरह में प्रेजेंट होती है। और प्रोकैरियोटिक का जैसे माइकोप्लाज्मा, इसी का तो उदाहरण है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल क्या होती है? अब्सेंट होती है। अरे होती है ना, तो प्रेजेंट भी हो सकती है और अब्सेंट भी हो सकती है। अब देखो, प्रेजेंट है तो वो म्यूकोपेप्टाइड या फिर पेप्टिडोग्लाइकोन या फिर म्यूरिन से बनी हुई होती है। जैसे बैक्टीरिया हो गया, बैक्टीरिया में आपको पता है कि जो सेल वॉल पाई जाती है वो पेप्टिडोग्लाइकोन की बनी हुई होती है। क्वेश्चन पूछा गया है, बैक्टीरिया में जो सेल पाई जाती है वो किसकी बनी हुई होती है? पेप्टिडोग्लाइकोन की बनी हुई होती है। तो ध्यान रखना आप। तो मैंने क्या बताया? कोशिका भित्ति प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट हो भी सकती है, फिर नहीं भी हो सकती। हो सकती है तो बैक्टीरिया वगैरह में आपको पता है पाई जाती है, नहीं पाई जाती जैसे कि माइकोप्लाज्मा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब देखो, यहाँ पर देखो, यूकैरियोटिक सेल में जो सेल वॉल है वो यूकैरियोटिक सेल में भी प्रेजेंट हो सकती है और अब्सेंट भी हो सकती है। प्रेजेंट किस में होती है भाई? सेल वॉल प्लांट में प्रेजेंट होती है, आप सबको पता है। और प्लांट में किसकी बनी हुई होती है? सेलुलोज की बनी हुई होती है। वहीं अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल में जो सेल वॉल है वो क्या होती है? अब्सेंट होती है। लिख लेना भैया यहाँ पर, है ना। एनिमल सेल में सेल वॉल अब्सेंट होती है। और फंजाई में जो सेल वॉल है वो किसकी बनी हुई होती है? काइटिन की बनी हुई होती है। ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो कि आप ध्यान रखेंगे। अगला यहाँ पर हमारा केंद्रक झिल्ली है। और आप सबको पता है, मैंने चिल्ला करके बताया कि केंद्रक के चारों ओर केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती। किसमें? प्रोकैरियोटिक सेल में। यानी यहाँ पर क्या रहेगी? अनुपस्थित रहेगी, अब्सेंट रहेगी। यूकैरियोट में सुस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है और सुस्पष्ट केंद्रक के ऊपर केंद्रक झिल्ली भी पाई जाती है। तो यहाँ पर क्या रहेगा? प्रेजेंट हो जाएगी। ठीक है। केंद्रक यहाँ पर इंसिपिएंट होता है। अरे कैसा होता है? इंसिपिएंट होता है। इसी को क्या कहा जाता है? न्यूक्लियोइड कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? जीनोफोर भी कहा जाता है। ठीक है। यहाँ पर जो केंद्रक होगा वो कैसा होगा? वास्तविक होगा। ठीक है। यहाँ पर न्यूक्लियोलस यानी केंद्रिका प्रोकैरियोटिक सेल में अब्सेंट होती है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में क्या होती है? प्रेजेंट होती है। स्टोन प्रोटीन की बात करें तो मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर तो अब्सेंट होता है भाई। प्रोकैरियोटिक सेल में जो डीएनए होता है वो कैसा होता है? नेक्ड होता है। और उसके साथ में स्टोन प्रोटीन अटैच नहीं रहती, जबकि यहाँ पर क्या होती है? अटैच रहती है। अरे कैसी होती है? अटैच रहती है ना। किसकी बात चल रही है? यूकैरियोटिक सेल की बात चल रही है। अब देखो, डीएनए प्रोकैरियोट में कैसा होता है? नेक्ड होता है। नेक्ड का मतलब वहाँ पर स्टोन प्रोटीन क्या रहेगी? अब्सेंट रहेगी। डीएनए यहाँ पर वृत्ताकार होता है यानी सर्कुलर होता है। किसकी बात चल रही है? प्रोकैरियोटिक कोशिका की बात चल रही है। वहीं अगर हम बात करें यूकैरियोटिक सेल की तो वहाँ पर डीएनए स्टोन प्रोटीन के चारों तरह लिपटा हुआ रहता है। यानी यहाँ पर डीएनए के साथ में स्टोन प्रोटीन क्या होगी? प्रेजेंट होगी। डीएनए यहाँ पर रेखीय होता है।
ठीक है, कैसा होता है, रेखीय होता है। अभी देखो थोड़ी देर पहले मैंने आपको डायग्राम भी दिखाया था छोटा सा, ये रो देखो, ये क्या है, स्टोन प्रोटीन है और डीएनए आपको नजर आ रहा है। देखो ये कैसा है, रेखीय है ना, अरे रेखीय है ना, वर्ताकार थोड़ी ना। वर्ताकार डीएनए किस में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। यहाँ पर कैसा है, रेखीय यानी लीनियर है। अब आगे देखो, क्रोमोजोम्स, क्रोमोजोम्स यानी गुणसूत्र। तो जो प्रोकैरियोट्स हैं उनमें गुणसूत्र कैसे होते हैं, सिंगल होते हैं। और यहाँ पर कैसा होता है, अरे यहाँ पर कैसा होता है, प्रेजेंट होता है। और मैनी क्रोमोजोम्स प्रेजेंट होते हैं। भाई प्रेजेंट तो यहाँ पर भी होता है, कैसा होता है, सिंगल होता है। यहाँ पर मैनी क्रोमोजोम्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। झिल्ली आबद्ध कोशिकांग यहाँ पर अब्सेंट होंगे और यहाँ पर क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। यानी वो कोशिकांग जो झिल्ली के द्वारा घिरे हुए होते हैं, जो झिल्ली के द्वारा घिरे हुए होते हैं, वो प्रोकैरियोट्स में क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं। जबकि यूकैरियोट्स में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, वो सारे के सारे यूकैरियोट्स में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम की बात करें तो ये झिल्ली रहित कोशिकांग होता है, जो कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में पाया जाता है। 70S प्रकार का तो किस में पाया जाता है, प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है। 70S और 80S दोनों प्रकार के किस में पाए जाते हैं, अरे भैया किस में पाए जाते हैं, यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं। जैसे ही हम राइबोसोम बढ़ेंगे तो ये एस क्या है, 70S क्या है, 80S क्या है, ये सारी चीज़ें डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है भाई, यहाँ पर आपको डिटेल से पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि ये सब्जेक्ट है। अब देखो आगे देखो, एक्जोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस। एक्जो का मतलब क्या होता है, बाहर, किसी पदार्थ को बाहर करना, एक्जोसाइटोसिस। और एंडो का मतलब होता है अंदर, किसी पदार्थ को अंदर लेना। तो ये जो एक्जोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस की जो प्रोसेस है वो प्रोकैरियोट में तो अब्सेंट रहती है, जबकि यूकैरियोट्स में क्या होती है, प्रेजेंट होती है। नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन वो यहाँ पर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। कहाँ पर, प्रोकैरियोट में प्रेजेंट होता है। और यहाँ पर प्रोकैरियोट में नाइट्रोजन स्थिरीकरण की अक्षमता होती है और यहाँ पर यूकैरियोट्स में अब्सेंट होता है। या फिर यूँ कह दूँ कि यहाँ पर नाइट्रोजन फिक्सेशन की अक्षमता नहीं होती। ठीक है, तो गलत नहीं होगा। ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, ध्यान रखना भैया। यहाँ पर प्रोटोप्लाज्म की जो गति होती है वो साइक्लोसिस होती है, जो कि यहाँ पर अब्सेंट होती है। और यहाँ पर क्या होती है, प्रेजेंट होती है। प्रेजेंट कहाँ पर होती है, यूकैरियोट्स पे प्रेजेंट होती है। मीजोसोम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों पूछा गया क्वेश्चन है, 2015 में पूछा गया। क्या है ये जो मीजोसोम्स है ये श्वसन का काम करते हैं। ठीक है, अब देखो प्रोकैरियोट्स में ये प्रेजेंट होता है और यूकैरियोट्स में ये क्या होता है, अब्सेंट होता है। ये मीजोसोम काम क्या करता है, श्वसन, श्वसन का काम करता है। ठीक है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया के स्थान पर मीजोसोम्स से श्वसन होता है। यानी माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह तो क्या होते हैं भाई, इनके ऊपर झिल्ली युक्त कोशिकांग है। अब झिल्ली युक्त कोशिकांग है तो आप सबको पता है कि प्रोकैरियोट्स में नहीं पाया जा सकता। तो भाई प्रोकैरियोट्स भी तो श्वसन, रेस्पिरेशन की प्रोसेस तो करेंगे ना, उसके लिए उनमें अलग से स्ट्रक्चर होती है जिसको मीजोसोम्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मीजोसोम्स। तो ये ध्यान रखना भैया, मीजोसोम्स श्वसन का काम करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आप सबको पता है कि यूकैरियोट्स में तो माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह पाए ही जाते हैं, तो मीजोसोम्स की ज़रूरत है नहीं। तो श्वसन की प्रोसेस किससे हो जाएगी, माइटोकॉन्ड्रिया से हो जाएगी। तो यहाँ पर मीजोसोम्स क्या होंगे, अब्सेंट होंगे, जबकि प्रोकैरियोट्स में मीजोसोम्स क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। क्वेश्चन पूछा गया, गांठ बांध लेना, याद रख लेना। यहाँ पर जो फ्लैजिला है, फ्लैजिला यानी कशाब, ये यहाँ पर सिंगल फाइब्रिल यहाँ पर प्रेजेंट होती है, किसमें, प्रोकैरियोट्स में। यूकैरियोट्स में 9+2 अरेंजमेंट देखने को मिलता है। ठीक है, आगे देखो, उदाहरण देखो भैया। अब प्रोकैरियोट्स के उदाहरण देखो, बैक्टीरिया हो गया, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया, माइकोप्लाज्मा हो गया। और जो अपना यूकैरियोट्स है इसमें सभी उच्च पादप और जंतु कोशिकाएं वगैरह आ जाएंगी। ठीक है, तो सेल के बारे में बता दिया, उनका डिफरेंस बता दिया, तो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहा है। ये पढ़ लोगे कमाल हो जाएगा, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता, सेल बायोलॉजी की गारंटी है। अब एक बार मैटर देखना फिर पढ़ना,
और फिर जो क्वेश्चंस है ना वो क्लियर करना, पूरे हो जाएंगे। वैसे जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं सेल बायोलॉजी, सारे के सारे कम्युनिटी पोस्ट में आपको मिलेंगे, टाइम टू टाइम वहाँ पर मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो मैं ये मान के चल रही हूँ कि आपका अच्छे से पॉइंट्स क्या हो रहे हैं, क्लियर हो रहे हैं, ठीक है। एक बार क्या कुछ पढ़ा, एक बार नज़र डालेंगे। देखो, प्लांट सेल के बारे में पढ़ा, एनिमल सेल के बारे में पढ़ा, और फिर ये जो प्लांट सेल और एनिमल सेल्स क्या होती हैं, फिर सेल की आमाप को देखा, आकृति को देखा, संख्या देखी, इनके प्रकार देखे, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने देख ही ली। प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट सेल, मीजोकैरियोट सेल, और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो देखा, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो लेक्चर के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।